नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ चुके हैं उन सभी को यहाँ पर गुड इवनिंग, क्योंकि शाम के 4 यहाँ पर बज चुके हैं और आपकी जीएस की क्लास यहाँ पर शुरू हो गई है। 2 और दिनों के लिए यानी कि आज और कल, इन 2 दिनों के लिए आपकी क्लास यहाँ पर प्रीमियर के माध्यम से चलेगी और परसों से आपकी ये क्लास लाइव यहाँ पर आपके साथ में ज्वाइन करूंगा और वहां पर और आनंद के साथ और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ हम लोग यहाँ पर लाइव क्लास के साथ आनंद के साथ यहाँ पर जीएस की क्लास को कंडक्ट करेंगे। तब तक ये क्लासेस आपको प्रीमियर के माध्यम से मिलती रहेंगी, आपकी कोई भी तैयारी यहाँ पर मिस नहीं होगी। एचएससी कोर्स के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए अनअकैडमी पर कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आप टारगेट 10 कोड का प्रयोग कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट, और इसके अलावा भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। इसके लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज भी यहाँ पर कर सकते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है और 10 अगस्त से यहाँ पर हिस्ट्री की क्लासेस की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री की पेड क्लासेस, मॉडर्न हिस्ट्री का प्लस कोर्स आपका लॉन्च होने वाला है 10 अगस्त से, तो आप इस कोर्स को भी यहाँ पर ज्वाइन करना ना भूलें। तो साथ ही साथ अब हम लोग सीधा आगे बढ़ चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बनता है और इंपॉर्टेंट भी बनता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये प्रश्न भी उसी से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपका नहीं आता। Which of the following sector doesn't come under the tertiary sector? Electricity, business services, transport और public administration। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में मुख्यतः आपके 3 क्षेत्र मौजूद होते हैं, 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, और तीसरा जो आपका सर्विस सेक्टर होता है उसे हम लोग टर्सरी सेक्टर में आपका रखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज आपकी टर्सरी सेक्टर में आती हैं। तो बिजली उत्पादन, बिजनेस सर्विसेज, देखिए इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहाँ पर बिजली प्रोडक्शन से वैसे नहीं है, बिजली जो हमारे घरों तक पहुंचती है इसका मतलब, इसका अर्थ उससे यहाँ पर लिया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिजली जो हमारे घर तक पहुंचती है उसका उत्पादन, प्रोडक्शन कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत यहाँ पर आपका बनेगा। इसके अलावा बिजनेस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सब आपके टर्सरी सेक्टर में शामिल हैं। कैसे, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी की बात करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र आपका बनता है, प्राइमरी सेक्टर बनता है, वो आपका बनता है एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि कृषि और कृषि से संबंधित एलाइड एक्टिविटीज, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जो कि कृषि से ही आपकी रिलेटेड होती हैं। तो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज की अगर मैं बात करता हूं तो ये प्राइमरी सेक्टर में आती है, क्योंकि एग्रीकल्चर के तहत जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितनी भी फसलों का उत्पादन होता है, उसका इस्तेमाल सेकेंडरी सेक्टर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो आपके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है उसमें होता है। इसके अलावा मछली उत्पादन, मछली उत्पादन आपका रॉ मटेरियल के लिए फिशरी जो आपका बनेगा वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होगा। आगे फिर मछली को यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में इस्तेमाल उसको कच्चे माल के तौर पर भी किया जा सकता है, जंगल यानी कि फॉरेस्ट्री। इसके अलावा माइनिंग और क्वारिंग, यानी कि जो खनन होता है, उत्खनन होता है, मिनरल्स आपके खोद कर निकाले जाते हैं, खनन होता है माइनिंग से, वो सभी कुछ चीजें आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। प्राइमरी सेक्टर की चीजों को प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि उसे कच्चे माल के तौर पर यूज किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में, और फिर इससे दूसरा प्रोडक्ट आपका बनाया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इसी में आएगी। किसी भी चीज की, किसी वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग हो आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आएगी, चाहे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो। कंस्ट्रक्शन आपका रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, आवासीय कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है रहने के लिहाज से, और नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, जैसे कि दूसरी तरह की ऑफिस बिल्डिंग, रोड है, पार्क है, ब्रिज है, डैम है, एयरपोर्ट है, बस स्टॉप है, इन सभी का निर्माण आपका नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के माध्यम से होगा। गैस है, वाटर है और इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही हिस्सा आपकी बनेगी। और टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं तो इसे सर्विस सेक्टर भी आपका कहते हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र भी आपको इसको कहते हैं, जिसमें व्यापार भी आता है, होटल्स आते हैं, रेस्टोरेंट आते हैं, जहां पर आपको एक विशेष किस्म की सेवा दी जाती है। ट्रांसपोर्ट आता है, यातायात है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो दूसरे तरह के कम्युनिकेशन माध्यम हो। फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंकिंग और इंश्योरेंस भी सर्विस सेक्टर का ही हिस्सा है। रियल एस्टेट बिजनेस की बात करें और दूसरी बिजनेस सर्विसेज की बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, यानी कि सार्वजनिक जो आपका प्रबंधन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो भी इसी कामों में लगा होता है। दूसरी किसी भी तरह की सेवाएं होती हैं वो सभी की सभी आपकी टर्सरी सेक्टर का हिस्सा होती हैं।
अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नाम से साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है? Which state government launched cyber crime awareness program named ई रक्षाबंधन? कर्नाटका गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट या फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट? करेक्ट आंसर है पर बनता है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर 3 हियर इज दी राइट आंसर। तमिलनाडु गवर्नमेंट, अगर मैं बात करता हूँ कर्नाटका गवर्नमेंट की, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले यानी कि 18 जून को आपका मास्क दिवस भी आयोजन किया था, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में यहाँ पर एक बिल पास किया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने राज्य की 3 राजधानियों को लेकर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम जो बनता है वो बनता है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, याद रखिएगा। इन्होंने 1 महीने तक चलने वाली वर्चुअल साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम जिसका नाम बनता है ई रक्षाबंधन, अमरावती से इसकी शुरुआत की है। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य आपका बनता है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग विमेन, यंग एंड चिल्ड्रन ऑन साइबर क्राइम्स अक्रॉस द स्टेट, यानी कि पूरे राज्य में महिलाओं, बच्चों और युवाओं को यहाँ पर साइबर क्राइम के प्रति अवेयर करने के लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम आपका चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा होती है? सिंपल सीधा सा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए। भारत में मुद्रा होती है। मनी इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ, भारत में मनी पेपर करेंसी होती है। भारत में मनी करंट डिपॉजिट्स के माध्यम से जो भी बैंकों में जमा है वो भी होती है, या फिर मेटेलिक कॉइन्स भी मनी में काउंट होते हैं, या सभी के सभी ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा भी यहाँ पर अवेयरनेस देंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शंस यहाँ पर बिल्कुल आपके करेक्ट बनते हैं। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन आयोग के बहिष्कार का आपका नारा यहाँ पर दिया गया था? साइमन आयोग या साइमन कमीशन का यहाँ पर बहिष्कार किया गया था। साइमन गो बैक के नारे भी, जब साइमन कमीशन इंडिया आया था तो साइमन गो बैक के नारे भी आपके लगाए गए थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द स्लोगन ऑफ द साइमन कमीशन बॉयकॉट, यानी कि साइमन कमीशन के बॉयकॉट का या साइमन का आयोग के बहिष्कार का नारा किस कांग्रेस के अधिवेशन से आपका लिया गया है? फैसपुर सेशन, फैसपुर अधिवेशन 1937, मद्रास अधिवेशन 1927, सूरत सेशन 1907 या फिर बेलगांव सेशन 1924। पहली चीज तो इंपॉर्टेंट आपके लिए बनती है कि मद्रास सेशन जो कि 1927 में हुआ था, उसमें आपका कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बॉयकॉट के लिए यहाँ पर ये स्लोगन दिया था। जबकि फैजपुर सेशन की बात करते हैं, फैजपुर महाराष्ट्र में आपका मौजूद है। फैजपुर महाराष्ट्र में फैजपुर सेशन 1937 में हुआ था और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन था, पहला अधिवेशन था जो कि गांव में आयोजित किया गया था। सूरत सेशन की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, 1907 में जो सूरत सेशन हुआ था, आप सभी जानते हैं कि रास बिहारी घोष इस सेशन के अध्यक्ष थे और यहाँ पर कांग्रेस में फूट पड़ी थी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, यानी कि एक तरफ गरम दल के लोग और एक तरफ नरम दल के लोग, या गर्म स्वभाव वाले, नरम स्वभाव वाले अलग अलग यहाँ पर बने। बेलगाम सेशन भी आपका बहुत महत्वपूर्ण सेशन आपका यहाँ पर बनता है, क्योंकि बेलगाम सेशन 1924 में जो आपका हुआ, इकलौता ऐसा सेशन है जहां पर महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर क्या था, अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो अब बेलगाम सेशन ईयर याद रखिएगा 1924, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1885 में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी बॉम्बे से, याद रखिएगा, जिसमें ए.ओ. ह्यूम साहब की बड़ी भूमिका आपकी रही थी। अगला प्रश्न, समूह के लक्षद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई? लक्षद्वीप समूह जो आप हैं, जो लक्षद्वीप समूह है, जो भारत की यूनियन टेरिटरी आपके बनते हैं, तो लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति की बात अगर हम करते हैं तो कैसे, हाउ डिड द लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑफ ग्रुप ओरिजिनेट? वॉल्केनिक और ओरिजिन से, या फिर सॉइल डिपोजिशन से, कोरल ओरिजिन से, या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब कि जो लक्षद्वीप समूह है, करीब करीब 36-37 के आसपास छोटे छोटे बड़े बड़े आइलैंड्स हैं जो कि अरब सागर में आपके मौजूद हैं, जिन्हें हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड्स कहते हैं। इन लक्षद्वीप आइलैंड्स की जो राजधानी बनती है वो कावारत्ती बनती है, जबकि आंद्रेट आइलैंड जो आपका बनता है, आंद्रेट आइलैंड वो लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड आपका यहाँ पर बनता है। लक्षद्वीप आइलैंड्स की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है? वॉल्केनो के ओरिजिन की वजह से, ज्वालामुखी उद्गार की वजह से, या फिर मिट्टी के जमाव यानी कि सॉइल डिपोजिशन की वजह से, या फिर कोरल ओरिजिन की वजह से, यानी कि यहाँ पर जो प्रबाल भित्ति होती है उसके ओरिजिन की वजह से यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही बनेगा। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ किस कंट्री के पास मौजूद है? उसका नाम बनता है ग्रेट बैरियर रीफ। दुनिया की सबसे बड़ी प्रबाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया, चलो आंसर निकल आया मुंह से, ऑस्ट्रेलिया के पास आपकी मौजूद है। इसे द ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से आपका जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। कोरल रीफ जिन्हें मूंगे की चट्टान भी कहा जाता है, ये जानवरों के अवशेष होते हैं चट्टानी रूप में यहाँ पर
यहाँ पर जानवर क्या करते हैं, जो जानवरों के अवशेष होते हैं उन्हीं पर ये धीरे धीरे उगते चले आते हैं। तो प्रवाल भित्ति के तौर पर ये पॉलिप के तौर पर बनकर क्रिएट हो जाते हैं। प्रवाल भित्ति आपने सुना जरूर होगा। अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 को लॉन्च किया था। नेम द पर्सन हु लॉन्च विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 एंड 21। अब विद्यार्थी विज्ञान मंथन है क्या? पूरे भारत में विद्यार्थियों को साइंस में इंटरेस्ट दिलाने के लिए या साइंस में उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए ये यहाँ पर एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रहलाद पटेल साहब या फिर हर्षवर्धन जी। तो इन चारों में से किसके द्वारा यहाँ पर विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 और 21 को लॉन्च किया गया है? हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं हर्षवर्धन साहब, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक आकर्षक स्वांग या मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? आपको समझ में आए इसलिए यहाँ पर एक तस्वीर भी मैंने डाल दी है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक आकर्षक स्वांग या फिर मुखौटा लगाया जाता है। यूज ऑफ एन अट्रैक्टिव मस्केटियर और मास्क इन associated with which of the following dance style? कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी और मणिपुरी, इन चारों डांस स्टाइल में से किस में ये मुखौटा लगाकर, यहाँ पर मुखौटा एक डांस भी होता है, ये आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन हम उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कथकली की बात करते हैं। कथकली किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य बनता है? तो कथकली केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य आपका बनता है। मोहिनी अट्टम भी केरल राज्य में ही प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी अंधेरे में कच्ची पुड़ी खाई आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी उड़ीसी उड़ीसा और मणिपुरी मणिपुर में आपका प्रसिद्ध है। तो इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं किस तरह के डांस स्टाइल में किस तरह का पहनावा या मुखौटा आपका पहना जाता है, तो इसको भी यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद कब आपकी बनाई गई? वर्तमान में अगर मैं पाकिस्तान की राजधानी की बात करता हूं तो इस्लामाबाद इसकी राजधानी बनती है। व्हेन वाज पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद वाज बिल्ट? क्योंकि इस्लामाबाद से पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो पाकिस्तान की राजधानी आपकी लाहौर थी या कराची? फटाफट से यहाँ पर मुझे लिखकर बताइएगा कि पाकिस्तान की फॉर्मर कैपिटल आपकी क्या थी, यानी कि इस्लामाबाद बनने से पहले, इस्लामाबाद बनने से पहले पाकिस्तान की जो फॉर्मर कैपिटल थी, फॉर्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वो आपकी क्या थी? फटाफट से मुझे लिखकर बताइएगा कि पाकिस्तान की फॉर्मर कैपिटल आपकी क्या बनती है, फटाफट यहाँ पर लिखकर बताइएगा। इस्लामाबाद तो वर्तमान कैपिटल आपकी बनती है, लेकिन फर्स्ट कैपिटल जो थी पाकिस्तान की वो आपकी कराची थी या लाहौर। तो कराची पाकिस्तान की पहले राजधानी हुआ करती थी और 1960 के दशक के आसपास इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी आपकी बनती है। पाकिस्तान के बारे में भी आपको वही जानकारियां जुटानी है जो कि आप भारत के बारे में जुटाते हैं, क्योंकि भारत के पड़ोसी कंट्रीज के बारे में आप जितनी जानकारियां जुटा सके उतना यहाँ पर बेहतर होगा। पाकिस्तान नाम की कल्पना चौधरी रहमत अली नाम के एक व्यक्ति ने की थी, ये मैं आपको इतिहास में आपने पढ़ा होगा या कभी ना कभी डिस्कस किया होगा। पाकिस्तान से हमारी रेड क्लिफ लाइन आपकी कनेक्ट होती है, ये भी आपको पता ही होगा। इसके अलावा पाकिस्तान आपका, अगर मैं बात करता हूँ लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन की, तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है कि बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए, तो बीए से बांग्लादेश, सीएस से चाइना, पीए से पाकिस्तान और एन से नेपाल। तो तीसरे नंबर पर सबसे लंबी जो सीमा हमारी साझा होती है वो पाकिस्तान के साथ साझा होती है। नंबर 1 पर जो सीमा साझा होती है बांग्लादेश के साथ और नंबर 2 पर जो सीमा साझा होती है वो चाइना के साथ हमारी सीमा साझा होती है, याद रखिएगा। पाकिस्तान का जब बंटवारा होता है या जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का आपका बंटवारा होता है तो ऐसी कंडीशन में आपका ये आपको रखना है यहाँ पर कि उस समय के दौर के हिसाब की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो उस समय के दौर में एक पूर्वी पाकिस्तान भी आपका बनाया गया था, ये भी आपको पता होगा। पूर्वी पाकिस्तान का भी आपका निर्माण किया गया था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान को अभी यहाँ पर आपको याद नहीं करना है। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान आज क्या कहलाता है? पूर्वी पाकिस्तान आज कहलाता है आपका बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान आज क्या कहलाता है? पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया? याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछता कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, देन आपका आंसर आपका प्रेसिडेंट बनता, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य के अंदर एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो जिस तरह से अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति
केंद्र में या नेशनल लेवल पर आपके प्रेसिडेंट करते हैं, सेम उसी तरह एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की जो नियुक्ति होती है वो गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा होती है, याद रखेंगे। पॉलिटी का अच्छा प्रश्न है। किस राज्य ने हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये भी बनती है कि हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल आपका बनता है, हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल बनता है वो आपका क्या बनता है? वो आपका स्नो लेपर्ड बनता है। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, अफगानिस्तान जो आपका कंट्री बनता है, अफगानिस्तान देश का राष्ट्रीय पशु भी आपका स्नो लेपर्ड बनता है। इसके अलावा भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क बनता है जिसका नाम बनता है हेमिस नेशनल पार्क, तो हेमिस नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा जो आबादी आपको देखने को मिलेगी वो आपको स्नो लेपर्ड की ही देखने को मिलेगी। हेमिस नेशनल पार्क भारत का लार्जेस्ट नेशनल पार्क बनता है जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आपका मौजूद है, ये भी यहाँ पर आप याद रखेंगे। यहाँ पर सही जवाब बनता है उत्तराखंड। और अगर आपसे जिला पूछा जाता है तो याद रखिएगा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिले से ही गंगा नदी का उद्गम होता है, याद रखिएगा। गंगा नदी उत्तराखंड के गौमुख ग्लेशियर के गौमुख नाम की जगह से, सॉरी गौमुख ग्लेशियर नहीं है, गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नाम की जगह से गंगा नदी का उद्गम होता है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई बनती है और ये गंगा नदी उत्तराखंड से भागीरथी के नाम से ओरिजिनेट होती है, अलकनंदा के साथ मर्ज होती है, फिर ये आपकी नदी गंगा कहलाती है देवप्रयाग नाम की जगह से। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर बनेगा। ओके, आगे बात करते हैं। एक चक्रवात का जो केंद्र होता है एक शांत क्षेत्र होता है। एक चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान की क्या कहा जाता है? इसे तूफान की क्या कहा जाता है? द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काम एरिया, इट इज कॉल्ड डैश ऑफ द स्टॉर्म। इसे स्टॉर्म का पॉइंट कहा जाता है, नीडल कहा जाता है, आई कहा जाता है, या फिर इसे तूफान की लिमिट कहा जाता है। करेक्ट आंसर पर बनता है इसे तूफान की आई यानी कि आंख यहाँ पर कहा जाता है, याद रखिएगा। तूफान की आंख जो आपका साइक्लोन होता है, साइक्लोन को जापान के आसपास का जो समुद्र या सागर बनता है वहां पर टाइफून कहा जाता है, जबकि साइक्लोन को अगर मैं बात करता हूं टॉर्नेडो भी कहा जाता है आपका, कहां पर? अमेरिका के आसपास। ठीक है, तो साइक्लोन की एक तस्वीर मेरे पास है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये एक ऊंचाई से ली गई तस्वीर है। इस ऊंचाई से ली गई तस्वीर में जो तूफान का केंद्र होता है ये पूरा आपका राउंडेड शेप में आपका ये चक्रवात आपका यहाँ पर घूम रहा है, और इस राउंडेड शेप में जो आपका चक्रवात है इसके बिल्कुल सेंटर पर जो आपका है वो क्या बनती है? ये तूफान की आंख यहाँ पर बनती है, इसे आई ऑफ द साइक्लोन आपका कहा जाता है। आंख के चारों तरफ का जो हिस्सा होता है इसे आई वॉल यहाँ पर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सेंटर में आई होती है और आई की तरफ का पूरा हिस्सा आई वॉल के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन ईपीजेड स्थापित किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप? एक्सपोर्ट तो आप लोग समझते ही हैं, जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर निर्यात, यानी कि भारत से दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को सेटअप करने की बात की गई है। सांता क्रूज, कांडला, कोचीन और सूरत, इन 4 लोकेशन की यहाँ पर मैं बात करता हूं। तो ईपीजेड एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन ईपीजेड आपका स्थापित यहाँ पर किया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट आपका कहाँ पर मौजूद है? कांडला पोर्ट आपका गुजरात में मौजूद है, याद रखिएगा। कांडला पोर्ट वर्तमान में कार्गो क्षमता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा पोर्ट भी आपका बनता है, और एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी यहीं पर स्थापित किया गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज, तब आपका आंसर होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में आपका स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, पहली बार रेल बजट और आम बजट किस वर्ष अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे? फर्स्ट टाइम which year? First time in which year the railway budget and the general budget were presented separately? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से ही जब से बजट पेश करने की परंपरा और प्रथा आपकी चली आ रही है, तब तक रेल के सारे प्रावधान आम बजट यानी कि जनरल बजट में ही इंक्लूड किए जाते थे। लेकिन फिर एक कमेटी बनाई जाती है, कमेटी का नाम बनता है आपका एकवर्थ कमेटी। कमेटी का नाम नोट कीजिएगा, कमेटी का नाम बनता है आपका एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भारत में रेलवे को डेवलप करने के लिए अलग से रेल बजट पेश करने की यहाँ पर अप्रूवल दी जाती है, जिसके बाद 1924 1924 से लेकर
और करीब करीब 2017-18 तक आपका जो रेल बजट है वो आपका सेपरेटली ही पेश किया गया। उसके बाद हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट ने 2017-18 में रेल बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज कर दिया। अब आपका रेल बजट अलग से पेश नहीं होता है और रेल के सारे प्रावधान आपके जनरल बजट में ही आपके होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था, यानी कि एक बहुत ही मेजर इंडस्ट्री हुआ करती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर इंडस्ट्री इन द मुगल पीरियड। पर्ल प्रोडक्शन यानी कि मोतियों का उत्पादन, सिल्क क्लॉथ यानी कि जो रेशम के कपड़े हैं वो, क्लॉथ यानी कि कॉटन क्लॉथ, या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें इन तीनों में से या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन एक मेजर इंडस्ट्री के तौर पर वर्क करता था। तो कॉटन की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, कॉटन यानी कि कपास, कपास से बने हुए यानी कि सूती कपड़े के बने हुए वस्त्रों का एक बड़ा मेजर इंडस्ट्री हुआ करती थी। मुगल टाइम से ही यहाँ पर बुनकरों ने इसको बनाना शुरू कर दिया था। तो करेक्ट आंसर याद रखिएगा, क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ। और ये भी याद रखिएगा कि जो कॉटन होता है वो कपास के पेड़ से प्राप्त होता है, जो कि काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल में बेहतर तरीके से प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ ये भी कि भारत में कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, जब जब कॉटन का नाम आता है तब तक मैं आपको रिवाइज करके बताता हूं कि आपको ये भी याद यहाँ पर रखना है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च एक मास्क अनेक जिंदगी, वन मास्क मैनी लाइफ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन रिसेंटली। अगर आप एक मास्क लगाते हैं तो कम से कम आप कोरोना वायरस को फैलने से रोकते हैं और आप अनेक जिंदगियां भी बचाते हैं। तो एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर चलाया गया है। तो एमपी गवर्नमेंट। अभी चर्चा का विषय भी बनी रही क्योंकि यहाँ के चीफ मिनिस्टर नाम बनता है शिवराज सिंह चौहान। अभी हाल ही में वो क्वारंटीन हो गए हैं कोविड-19 के लक्षणों की वजह से। लालजी टंडन जी जो यहाँ के पूर्व गवर्नर हुआ करते थे, उनका हाल ही में निधन हुआ, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। लालजी टंडन चौक की बात करते हैं तो लालजी टंडन चौक भारत के किस शहर में एक चौक का नाम लालजी टंडन चौक रखा गया, फटाफट से लिखकर बताइएगा। और वर्तमान गवर्नर जो मध्य प्रदेश की बनती है वो बनती है आनंदीबेन पटेल। यूपी के साथ साथ ये मध्य प्रदेश के भी गवर्नर का पदभार यहाँ पर संभाल रही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बनता है, यानी कि सैटेलाइट बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। जब मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था। भारत का जो सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लेनेट बनता है वो बनता है आपका जुपिटर प्लेनेट। कौन सा प्लेनेट? जुपिटर प्लेनेट। और जुपिटर प्लेनेट का जो आपका मून बनता है यानी कि उसका जो उपग्रह बनता है उसका नाम बनता है गैनीमेड। ये सबसे बड़ा सैटेलाइट आपका बनता है, याद रखेंगे, सबसे बड़ा सैटेलाइट। अब सैटेलाइट होता क्या है या नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? ये आपका कोई भी प्लेनेट है, कोई भी आपका ग्रह है, किसी भी ग्रह का चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को उस ग्रह का यहाँ पर क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे कि जो चांद है, मून है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सेम उसी तरह से जो गैनीमेड है वो जुपिटर का आपका चक्कर लगाता है। मून्स की अगर मैं बात करता हूँ हमारे सोलर सिस्टम में, तो अभी आपकी जो लेटेस्ट रिसर्च निकल कर आती है उसमें सैटर्न नाम का जो प्लेनेट बनता है जिसे हम लोग शनि ग्रह कहते हैं, उसके चंद्रमा सबसे ज्यादा हैं 82। जुपिटर पहले नंबर 1 पोजीशन पर था, लेकिन अब जुपिटर 79 मून्स के साथ सेकंड पोजीशन पर आ चुका है लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार। भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है? विच ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट, यानी कि जो नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन बनता है, यानी कि उत्तर के जो पहाड़ और पर्वत बनते हैं वो सबसे पुराने डिवीजन है भारत के ज्योग्राफिकली। सबसे पहले उनका निर्माण हुआ था, या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वो सबसे पहले डेवलप हुआ था और अब सबसे पुराना है, या फिर पेनिनसुलर इंडिया या फिर कोस्टल प्लेन यानी कि समुद्र तटीय क्षेत्र की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं। तो करेक्ट आंसर के यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सही जवाब जो यहाँ पर बनेगा, सही जवाब जो आपका यहाँ पर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया मतलब कि एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊंगा सारी चीजें। ये जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख का रीजन बनेगा, ये आपका उत्तराखंड, और ये आपका यहाँ से नेपाल से होते हुए हम लोग सिक्किम के पास जाएंगे। सिक्किम के बाद हम लोग नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, ये मेघालय, इस तरीके से, और यहाँ से होते हुए हम लोग आएंगे कुछ इस तरीके से। आपका यहाँ पर ये आपका मैप यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब इस मैप की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक का ये जो आपकी इंडियन प्लेट आपकी बनती है,
इंडियन प्लेट बनती है। पहले ये अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा हुआ करती थी, वहां से अलग होकर ये यूरेशियन प्लेट से आपकी टकराती है। तो कुल मिलाकर ये आपका पेनिनसुलर इंडिया बनता है, क्योंकि पेनिनसुलर का मतलब प्रायद्वीप होता है। प्रायद्वीप 3 तरफ से पानी से आपका घिरा होता है, तो भारत भी 3 तरफ से आपका पानी से घिरा हुआ है। जबकि सऊदी पेनिनसुला या अरेबियन पेनिनसुला भी इसको हम लोग कहते हैं, अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। और भारत का जो पेनिनसुला बनता है यानी कि प्रायद्वीपीय भारत बनता है, 3 तरफ से जो पानी से घिरा हुआ हिस्सा है, भारत का सबसे पुराना यानी कि सबसे पहले बना हुआ ज्योग्राफिकल डिपोजिशन है, और ये सबसे पुराना भी आपका बनता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने हाल ही में बिहार में महात्मा गांधी ब्रिज के जो अप स्ट्रीम कैरेज वे यानी कि ये वन वे कैरेज वे होगा, यानी कि ये जो आपका पुल बना हुआ है, उसी पुल के नीचे एक सड़क का निर्माण आपका किया गया है अपस्ट्रीम, ये क्योंकि ये वन साइडेड कैरेज वे है, वहां से वाहन आपके गुजर सकते हैं। आपको बस ये बताना है कि महात्मा गांधी ब्रिज जो कि बिहार में, वो किस नदी पर है, तो ये आपका गंगा नदी पर है, और बिहार की राजधानी पटना भी गंगा नदी के किनारे आपकी मौजूद है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ये काफी पुरानी न्यूज है, लेकिन फर्स्ट इन द वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। Which of the following has become the first country in the world to pay equal salary to men and women? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग और आइसलैंड। फटाफट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सबसे पहला देश जो कि महिलाओं और पुरुषों दोनों को यहाँ पर समान भुगतान देगा। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो प्लास्टिक करेंसी शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश। लग्जमबर्ग की बात करते हैं तो जो भी आपका पब्लिक व्हीकल है या जो भी आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको सभी के लिए फ्री, यानी कि जो भी आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे सबके लिए फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश लग्जमबर्ग बनता है। फ्रांस की राजधानी जो आपकी बनती है वो बनती है पेरिस। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनती है कैनबरा। लग्जमबर्ग कंट्री की जो कैपिटल बनती है वो लग्जमबर्ग सिटी ही बनती है, ये याद रखिएगा। रेक्जाविक नाम की जो राजधानी है, रेक्जाविक नाम की राजधानी आइसलैंड की कैपिटल बनती है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश के राष्ट्रपति का कार्यालय साथ ही साथ उनका जो आधिकारिक निवास है उसे किस नाम से जाना जाता है? जिस तरह से हमारे यहाँ राष्ट्रपति निवास या राष्ट्रपति भवन बनता है, जिस तरह से अमेरिका में व्हाइट हाउस है, उसी तरह द ऑफिशियल रेसिडेंस कम ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश इज कॉल्ड ढाका हाउस, सोनार बांग्ला, बंग भवन, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर पर बनता है बंग भवन, याद रखिएगा। गर्म हवा की बात करते हैं, ज्योग्राफी का एक बेहतरीन प्रश्न है। गर्म हवा है, गर्म हवा हैवियर होती है, भारी होती है कोल्ड एयर से, इसीलिए गर्म हवा आपकी ऊपर की तरफ उठती है। या फिर गर्म हवा लाइटर होती है, हल्की होती है कोल्ड एयर से, इसी वजह से गर्म हवा नीचे की तरफ आती है। या फिर गर्म हवा लाइटर होती है कोल्ड एयर से, इसीलिए ये गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। या गर्म हवा हैवियर होती है कोल्ड एयर से, इसलिए गर्म हवा नीचे की तरफ डाउन होती है। करेक्ट आंसर, गर्म हवा ठंडी हवा के मुकाबले लाइटर होती है, हल्की होती है, क्योंकि इसमें नमी नहीं होती, इसलिए ये ऊपर उठती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा व्यापार मुक्त व्यापार परिभाषित करता है, यानी कि व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्री ट्रेड? फ्री ट्रेड का मतलब आपका यहाँ पर होता है देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी कि आयात और निर्यात पर कोई भी आपका प्रतिबंध नहीं होता, इसीलिए इसको यहाँ पर मुक्त व्यापार आपका कहा जाता है। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या नहीं किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लॉर्ड कर्जन? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर बंगाल का विभाजन हुआ 1905 के आसपास, उसी समय भारतीय लोक सभ मंडल का भी स्थापना की गई, उसी समय फिमाइन कमीशन भी आपका बनाया गया था, सूखा आयोग भी बनाया गया था, ड्रॉट आयोग भी आपका बनाया गया था सूखा के आकलन के लिए, और उसी समय हंटर आयोग का भी गठन हुआ था। तो ये उस समय नहीं हुआ था। हंटर आयोग का जो स्थापना हुई थी वो 1882 में हुई थी, और उस समय लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल थे, ना कि लॉर्ड कर्जन, तो याद रखिएगा। चलिए, तो आज तक दोस्तों अब यहां तक की सारी बातें ये रही। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको यहाँ पर करके बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पर नहीं दूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दो देशांतर रेखाओं के बीच के एक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? अ सेक्टर बिटवीन टू लैटिट्यूड्स लाइज इन द विच नेम, या उसको किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर यहाँ पर करके देना है। ओके, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन इस क्लास को पार्टिसिपेट करने के लिए। कल आपको क्लास प्रीमियर के माध्यम से मिलेगी, और परसों से आपकी ये क्लास आपको यहाँ पर लाइव मिलने लग जाएगी। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कीजिए, नाम सर्च कीजिएगा एसएससी सेक्शन में जाकर अंकित गुप्ता। परसों से आपकी क्लासेस यहाँ पर भी आपकी लाइव क्लासेस चलने लग जाएंगी।
फॉलो करने से फायदा होगा कि परसों से जैसे ही क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव होगी, आप उस क्लास को वहां पर वॉच कर पाएंगे। टारगेट 10 कोड लगाकर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर पैकेज परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी पर, जो कि आपके लिए यूजफुल होगा। 10 अगस्त से आपकी यहाँ पर हिस्ट्री की क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, उनका भी आप आनंद उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली यहाँ पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम वगैरह पर। आज के लिए दोस्तों इस क्लास में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आप सभी के पास साथ सुबह शाम 4 बजे इसी वीडियो में। थैंक यू एवरीवन क्लास को देखने के लिए और वॉच करने के लिए।